वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द यूनिट सर्कल। हम आज नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब यूनिट सर्कल है ना, वो वैसे तो थोड़ा डिटेल में है, बराबर। तो उसको समझने के पहले हम पहले एंगल मेजरमेंट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी उसके बारे में जान लिया था कि समझ लो ये कोई ओ ए लाइन है और इसके साथ एंगल कितना होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है। अगर इस तरफ एंगल लेते हैं तो वही एंगल -30 हो जाता है, बराबर। इस तरीके की हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। समझ लो यहाँ पे कोई एंगल है तो ये 120 कुछ एंगल है, ये एंगल समझ लो 180 है ना। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये कुछ हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 180 से भी बड़ा, तो समझ लो 220 डिग्री है। समझ लो ये वाली कोई लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका एंगल समझ लो ये टोटल 90 मिल के टोटल 270 हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन है और उस लाइन को अगर आप एंगल बनाते हो, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो ये एंगल यहाँ से लेके इतना होगा, है ना। बट अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो यहाँ से लेके इतना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी लाइन ले लो, आपके पास दो तरीके के एंगल बन सकते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो भी कुछ एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो भी कुछ एंगल बनेगा, है ना। वंस अगेन समझ लो ये लाइन है, बराबर, ये लाइन। तो इसको आप यहाँ से मेज़र करोगे तो 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी मेज़र कर सकते हो, ऐसे करके भी मेज़र कर सकते हो। ये ओ ए लाइन को, ये समझ लो ओ बी लाइन है, ओ ए, बराबर। तो ओ ए एंड ओ बी के बीच में एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, वंस अगेन 30 डिग्री भी हो सकता है। फिर अगर मैं इसको ऐसे घुमा के पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, फिर उसके बाद वापस 30 डिग्री गया, तो ये भी एंगल उसी का है, ओ ए का ओ बी के साथ ही एंगल है ना। सो एज यू कैन सी 30 डिग्री भी उसी का एंगल है, ओ बी लाइन का। फिर 30 प्लस कितना हुआ, ये 30 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, और बाकी का ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री, पूरा राउंड मतलब 360 डिग्री। तो 360 में ये ऐड कर दो, यू विल गेट 390 डिग्री, है ना। तो ये टोटल आपका 390 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 390 डिग्री। तो कोई भी लाइन जो है वो ओ ए लाइन के साथ कितने तरह के एंगल बना सकते हैं, तो बहुत सारे एंगल बना सकता है वो। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, एंड अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव एंगल बनाएगा। समझ लो इसी लाइन का अगर मैंने इस तरीके से यहाँ से ओ ए लाइन का ओ बी लाइन के साथ यहाँ से एंगल मेज़र करना चालू किया, ठीक है, यहाँ से, तो ये कितना होगा, तो ये नेगेटिव होगा। पहले तो ये नेगेटिव होगा, है ना। क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल है, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज चलना चालू किया और ये ओ बी के पास गए, और हमको ये पता है कि ये 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा सोच लो कि भाई अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच जाता, बराबर, यहाँ पे पहुँच जाता तो 360 हो जाता, है ना, 360 हो जाता। बट 360 में इतना कम हो गया 30, तो 360 में कम करोगे 30 कम करोगे कितना हो जाएगा, 330। तो ये 330 एंगल है और क्लॉकवाइज है, इसीलिए नेगेटिव 330 एंगल है, ठीक है। और इसको और आगे बढ़ा सकते हो। समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस घूम के आया मैं, तो ये भी एक एंगल हो गया ओ ए का ओ बी के साथ। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें पहले यहाँ से स्टार्ट किया मैंने चलना, फिर यहाँ तक पहुँचा तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, बराबर। फिर वहाँ से चालू करके यहाँ पे पहुँचा तो उतना अगेन 330, तो 360 प्लस 330 उतना एंगल हुआ, एंड ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव। तो फाइनली आंसर कितना बनेगा भाई, तो 720 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 690, -690 एंगल, है ना, -690 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी लाइन का दूसरे कोई लाइन के साथ एंगल कितना होगा वो मेरे ख्याल से आपको पता चलना चाहिए, और इसी को यूज़ करके हम यूनिट सर्कल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो प्रैक्टिस के लिए। तो चलो ये रेड वाला एंगल है ना, वो आपको बताना है, बराबर, कितना है। और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, ये ओ ए से स्टार्ट किया, और ये पर्टिकुलर ओ ए से स्टार्ट किया मैंने,
OB तक, बराबर, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चालू किया है तो हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल हम लेंगे पॉजिटिव, बराबर। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, उसमें से 45 निकाल देंगे, कितना बचेगा भाई, 135। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 135 एंगल, ठीक है। ओके, वही सिचुएशन है यहाँ पे जो थी, वही सिचुएशन यहाँ पे है, ये 45 डिग्री है, बट हमको एंगल बनाना है ये क्लॉकवाइज में, ये वाला है ना, ये जो OA पॉइंट का, OA जो पॉइंट है वहाँ से OA लाइन से OB लाइन तक का जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने क्या बताया, आंसर नेगेटिव होना चाहिए, पहले तो नेगेटिव ले लिया, फिर दूसरा कितना एंगल होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, फिर उसमें 45 ऐड करूँगा, तो 180 में 45 ऐड करने पे 225 है ना, तो ये आंसर कितना हो गया 225, और क्लॉकवाइज में है इसलिए नेगेटिव 225, ठीक है। चलो, ये सिचुएशन में मुझे एंगल मेजर करना है, ये रेड वाला, बराबर। तो रेड वाला एंगल कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, कौन सी डायरेक्शन में गए हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पूरा का पूरा एक सर्कल ख़त्म किया 360 डिग्री तक, यहाँ तक 360 डिग्री ख़त्म हो गया, बराबर। यहाँ से चालू किया, यहाँ तक 360 डिग्री हुआ, फिर और आगे बढ़े, बराबर, उसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे पहुँचे। तो अगर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगर मैं यहाँ पे पहुँच जाता, यहाँ पे, बराबर, तो वापस दूसरा सर्कल भी पूरा हो जाता, तो 720 एंगल हो जाता है ना, ख़त्म। बट 720 में से 30 कम हो गया, 720 में 30 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, 690। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और कितना एंगल है, 690। तो आंसर कितना हो गया, 690 डिग्री, ठीक है, 690 डिग्री। तो चलो, इसमें समझ लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है, ये कुछ समझ लो 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नेगेटिव में लेना है पहले तो, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो 180, उसमें से 30 निकाल दो, कितना बचेगा, 180 में से 30 निकालोगे 150, तो ये हो जाएगा 150 एंगल, बट नेगेटिव में, है ना। अगर यहाँ तक पहुँच जाते तो 180 था, बट 180 तक नहीं जाना है, 180 में और 30 कम कर देना है ना। तो एंगल 180 से कम, 30 कम, मतलब 150 एंगल है, बट कौन सी डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए 150। और समझ लो यही क्वेश्चन में समझ लो यही लाइन में अगर मैं ये एंगल लेता तो, और ये अगेन ये 30 डिग्री है, बराबर, तो ये एंगल कितना होता, तो यहाँ तक 180, ठीक है, यहाँ तक 180 है, ये टोटल 180 है, प्लस 30, तो कितना हो गया भाई, 180 प्लस 30 मतलब 210, तो ये आंसर हो गया 210 एंगल, बराबर। और पॉजिटिव लेना है, हाँ लेना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, आई होप अभी आपको कंप्लीट पता चल गया होगा अभी एंगल पॉजिटिव कैसे लेना है, कब लेना है, नेगेटिव एंगल कब लेना है, और एक ही पर्टिकुलर लाइन के लिए या फिर एक ही पर्टिकुलर जो भी डायरेक्शन है उसके लिए कितने सारे एंगल पॉसिबल हो सकते हैं ना। आप देख सकते हैं ये 210 एंगल इसका बना, फिर और अगर इसमें 360 ऐड कर दोगे और यहाँ पे एक चक्कर घूम के आओगे तो और 360 ऐड हो जाएगा, तो 210 में और 360 ऐड कर दोगे, उतना एंगल बन जाएगा। फिर और एक चक्कर घूम के आओगे तो और 360 ऐड हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बहुत सारे एंगल बनेंगे, है ना, बहुत सारे एंगल बनेंगे। फिर उसी में नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत सारे एंगल बनेंगे, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतने ही सारे एंगल। ये पहला एंगल, फिर दूसरा, तो दूसरा सोचो यहाँ से लेके चालू किया, ये वापस एक चक्कर घूम के आए, वापस यहाँ पे पहुँचे, और अब ये दूसरा हो जाएगा। फिर वापस एक चक्कर घूम के आए, वापस यहाँ पे, ये तीसरा एंगल। ये सभी नेगेटिव डायरेक्शन वाले एंगल, है ना। तो एक ही पॉइंट के लिए बहुत सारे एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से हियर। और उसी को यूज़ करके हम यूनिट सर्कल में बहुत सारे एंगल बनाएंगे, है ना। ओके, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं यूनिट सर्कल, बराबर। ये यूनिट सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस 1 है, इसीलिए इसको यूनिट सर्कल बोला जाता है ना। ये रेडियस 1 है, यहाँ से लेके ये जो r डिस्टेंस है ना वो 1 है, इसके लिए इसको यूनिट सर्कल बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको पता है ना, ये तो x एक्सिस y एक्सिस है, ये x तो ये x डैश, और ये y तो ये y डैश, ठीक है, ये y तो ये y डैश। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चों कि ये यूनिट सर्कल हम क्यों पढ़ने वाले हैं, बराबर। यूनिट सर्कल की वैसे ज़रूरत क्यों है
वो पहले देख लेते, छोटी सी जानकारी है ना, छोटी सी जानकारी कि भाई यूनिट सर्कल ही क्यों पढ़ा जाता है, हम ट्रिग्नोमेट्री समझना है और सर्कल क्यों पढ़ाया जाता है भाई। तो उसके लिए छोटे मोटे एक आध दो पॉइंट में बता रहा हूँ, बराबर। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बस छोटे मोटे एक दो पॉइंट जो बताऊँगा ना उसको ध्यान से समझ लेना, बराबर। तो ऐसा सोचो कि समझ लो आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, बराबर। ये कोई ट्रायंगल है, तो ये आप समझ लो, आप वही प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में जाओगे, 10th में जो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स पढ़ा था आपने, समझ लो यहाँ पे कोई टावर खड़ा है और ये पॉइंट है, बराबर। तो यू आर गोइंग टू सी ये डिस्टेंस कितना है, आप ये देखोगे, है ना, फिर ये डिस्टेंस देखोगे आप, बराबर। एंड देन आफ्टर यू आर गोइंग टू सी ये एंगल कितना होगा, या फिर आप एंगल मेज़र करके, ये एंगल मेज़र करके, ये एंगल मेज़र करके, और आपके पास ये डिस्टेंस होगा वो मेज़र करके आप ये वाली चीज़ फाइंड कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीख ली है ना, ट्रायंगल का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सब फॉर्मूला यूज़ करके आपने ये सभी मेज़रमेंट करने सीख लिए थे, बराबर। तो वही एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ है, बराबर। बट वो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल यूज़ करते थे, अब ये ट्रायंगल वाली चीज़ सर्कल के अंदर कैसे घुस गई भाई, है ना, वही एक्चुअल में कन्फ्यूजन रहता है। तो होता ये है बच्चों कि अगर मैं अलग अलग डिग्री के सर्कल, अलग अलग डिग्री के एंगल बना रहा हूँ, समझ लो ये पॉइंट है, बराबर, ये पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, बराबर, ये समझ लो ये फिक्स पॉइंट है, ये दो फिक्स पॉइंट है, सॉरी ये डिस्टेंस फिक्स है, बराबर, ये डिस्टेंस फिक्स है। जिसने ये ट्रायग्नोमेट्री बनाया होगा उसने ये सोचा होगा कि चलो मुझे ये सभी थीटा की वैल्यू बनानी है ना, हर एक थीटा की वैल्यू बनानी। समझ लो पहले कभी कभी ये ट्रायंगल ऐसा हो जाता है तो थीटा समझ लो 45 डिग्री हुआ, फिर थीटा समझ लो कुछ 55 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, 70 हुआ। ये सभी उसको सभी मेजरमेंट के लिए उसको साइन थीटा या कोस थीटा ये सब की वैल्यू चाहिए थी, बराबर। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब की वैल्यू चाहिए थी उसको। तो उसने किया क्या कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो फिर एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बराबर। वैसे ये साइन थीटा कोस थीटा अगर पता है तो टेन थीटा भी पता कर सकते हैं, फिर कॉट थीटा भी पता कर सकते हैं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा भी पता कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा, है ना, दिस ऑल थिंग्स यू नो इट, आपको ये सभी चीज़ों पता है। बस मेन टारगेट है साइन थीटा एंड कोस थीटा का। ये दो चीज़ें एक बार पता चल गई तो अच्छी बात है। तो उसने किया क्या, साइन थीटा कोस थीटा को हर बार फटाफट से फाइंड करने के लिए उसने जो हाइपोटेनस है ना वो फिक्स कर दिया, हाइपोटेनस को फिक्स कर दिया। चलो ये हाइपोटेनस है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ये फिक्स कर दिया कि चलो इसको कुछ ए ले लेते या फिर 1 ले लेते, कुछ भी एक फिक्स नंबर ले लेते, समझ इसको 1 ले लेते हर बार। तो ये 1 लेने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि साइन थीटा का आंसर सिर्फ ऑपोजिट साइड ही हो जाएगा एंड कोस थीटा का आंसर सिर्फ एडजेसेंट साइड ही हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको मैं 1 फिक्स कर देता हूँ, ये लाइन को 1 फिक्स कर देता हूँ, तो अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो बस ये वाली जो लेंथ है ना वो साइन थीटा की वैल्यू होगी, एंड कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो बस ये वाली लेंथ है वो कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी, है ना। साइन थीटा की वैल्यू ये वाली लाइन, कोस थीटा की वैल्यू ये वाली लाइन, बराबर। अब समझ लो वही अगर मैंने फिक्स कर दिया है, ये 1 डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है, तो थोड़ा एंगल में बढ़ा दूंगा 1 डिग्री, तो 1 एंगल तो फिक्स हो गया ना, 1 लेंथ तो फिक्स हो गई। बस यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, है ना, यहाँ पे ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एंगल के लिए, ये पर्टिकुलर थीटा के लिए साइन थीटा इतना हो जाएगा एंड कॉस थीटा इतना हो जाएगा, समझ रहे हो आप। पर अब और कुछ छोटा सा चाहिए ट्रायंगल, एंगल छोटा सा चाहिए, अगेन डिस्टेंस तो 1 फिक्स रख दिया भाई, ये लेंथ जो है वो 1 फिक्स है, बराबर। अब उसके लिए ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा, उसमें साइन थीटा की वैल्यू इतनी एंड कॉस थीटा की वैल्यू इतनी, बराबर। तो ये सभी चीज़ें करने से फ़ायदा क्या हो जाता है, सिर्फ ये छोटे छोटे मेजरमेंट जो है ना, ये लेंथ मेजर करने से ही आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है ना। आपको क्या फिक्स करना रखा, आपने क्या फिक्स किया, तो 1 डिस्टेंस को, हाइपोटेनस डिस्टेंस को फिक्स रखा, बराबर। तो अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल में चेक करोगे तो ये सभी जो पॉइंट भी ना, ये सभी जो पॉइंट मिले ना, ये सभी पॉइंट आप देख सकते हो, ये सभी पॉइंट में
वन डिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट है ना, ये वन डिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ये सभी वन डिस्टेंस के जो एंडिंग पॉइंट है ना, ये सबको अगर आप ये सभी पॉइंट को अगर आप इकट्ठा करोगे ना तो ये सर्कल के पॉइंट बन जाएंगे ना, क्योंकि कोई एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होते हैं वो सभी सर्कल के पॉइंट होते हैं, है ना। फिक्स डिस्टेंस से फिक्स पॉइंट तक अगर जाओगे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस तक जाओगे तो जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सभी पॉइंट सर्कल के पॉइंट ही रहेंगे। सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने एक्चुअल में सर्कल के ही सभी पॉइंट लिए हैं, सर्कल के ही सभी पॉइंट लिए थे और आपने ट्रायंगल बनाए थे। देखो हुआ यही था, आपने एक्चुअल में समझ लो पहले ये वाला ट्रायंगल लिया था, बराबर, वन फिक्स करके, ये वन फिक्स कर दिया। फिर आपने यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लिया था, बराबर, यहाँ पे भी वन ये फिक्स है। फिर एंगल थोड़ा बड़ा रखना था तो ये वाला ट्रायंगल लिया, बराबर, अगेन वन तो फिक्स है, बराबर। सो वॉट एवर यू हैव गॉट, आपने सभी जो पॉइंट मिले, आपके जो भी ये सभी पॉइंट मिले, वो सभी पॉइंट एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, देखो ये सभी पॉइंट क्या दिखा रहे हैं। तो आप कोई भी एक ले लो, समझ लो ये वाला सर्कल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, बराबर। मैंने क्या बताया, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। सिर्फ ट्रायंगल को सोचो और कुछ मत सोचो। और ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेनस ऑफ 1 है, बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, वंस अगेन, तो मैंने क्या बताया था, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस ऑफ 1 है। तो एडजेसेंट साइड ये जो भी मिला मुझे, ओ से लेके समझ लो ए तक का डिस्टेंस, वो क्या मिला, cos थीटा। तो ये डिस्टेंस cos थीटा है, ठीक है। एंड sin थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, बट हाइपोटेनस ऑफ फिक्स है 1। तो ये जो ऑपोजिट साइड मिली मुझे वो क्या है, ऑपोजिट साइड जो है वो sin थीटा है। तो ये sin थीटा है ना। अगर मैं सोचूं कि ये जो है, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर रख दूँ, क्या कर दूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर रख दूँ, ये जो सेंटर है, बराबर, ये समझ लो एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, बराबर। तो फाइनली ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट, वो पॉइंट में क्या होगा भाई, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ, बाकी सब कुछ भूल जाओ, बराबर। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो ये जो पॉइंट होगा उसमें एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस होता है, दैट इज cos थीटा। एंड वाई डिस्टेंस क्या होता है भाई, तो वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, दैट इज sin थीटा, है ना। और यहाँ पे तो मैंने थीटा कंसिडर करके किया था, मतलब वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करके किया था। अब थीटा तो कोई भी ले सकते हो, है ना, थीटा तो आप कोई भी ले सकते हो। तो ये अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए समझ लो ये वाला मैंने थीटा ले लिया, बराबर। तो अगेन वही चीज़ें यहाँ पे कंसिडर होगी, वही चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होगी, और वहाँ पे cos थीटा sin थीटा एंगल बनेगा, cos थीटा sin थीटा पॉइंट बनेगा, बराबर ना। अगर मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया है तो इसके लिए भी अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसके लिए भी मैं अगर ट्रायंगल बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी इतना डिस्टेंस cos थीटा होगा और इतना डिस्टेंस sin थीटा होगा, है ना। मैंने क्या किया, इसको थीटा कंसिडर किया, बराबर। तो अल्टीमेटली अगर ये डिस्टेंस sin थीटा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा कॉमा sin थीटा, है ना। इसीलिए हम लोग यूनिट सर्कल पढ़ रहे हैं कि भाई यूनिट सर्कल के जितने भी पॉइंट है ना वो cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू बन जाती है। तो जिसने एंगल, अलग अलग एंगल के लिए थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए cos थीटा sin थीटा की वैल्यू बनाई है, जो भी स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट हुआ, वहाँ से ये सभी फॉर्मूला बनने चालू हो गए, बराबर। और वो सभी फॉर्मूला जो फॉर्मेट थे, वो सभी फॉर्मूला के फॉर्मेट में सिर्फ एक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस ही कवर करना बाकी रहा, एंड वही एक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू बन जाती थी, बराबर। तो फिर अब उन लोग को फ़ायदा क्या हो गया, तो हर अलग अलग थीटा के लिए उसके पास वैल्यू आ गई। अब उसके पास समझ लो वैल्यू है sin थीटा की, समझ लो sin 25 की वैल्यू उसके पास है, तो फिर उसको टेंशन नहीं है ना। समझ लो यहाँ पे ये कुछ टावर है, ये आप यहाँ पे खड़े हो और ये टावर जो है वो 25 एंगल पे है, कितना है, यहाँ से 25 ज़मीन से, बराबर, ज़मीन से 25 एंगल पे है वो टावर पे ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो तुरंत वो यहाँ ये वाला डिस्टेंस तो आप आराम से मेज़र कर सकते हो, आप तुरंत हाइट मेज़र कर सकते हो, है ना। sin 25 नहीं, sin 25 है तो cos 25 है, sin 25 है cos 25 है, तो tan 25 को लेके आप तुरंत
ये वाला डिस्टेंस है आपके पास, तो tan 25 इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो आपके पास एडजेसेंट डिस्टेंस समझ लो 30 है, तो 30 ये ले लोगे, इसको 30 ले लोगे और इसकी वैल्यू आपके पास है, तो आप आराम से ऑपोजिट साइड मतलब ये लेंथ फाइंड कर सकते हो टावर की, जिसको मेज़र करने में भी दिक्कत हो सकती है, बहुत हाइट है तो वहाँ पे ऊपर जाके फिर मेज़र करना, वो सब बहुत अगर दिक्कत है तो फिर बराबर ना। तो ये सभी जो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स था ना पुराना, उस सभी प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में यही चैलेंज थी कि भाई 25 एंगल, 30 एंगल, 29 एंगल, ये सभी एंगल के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है tan 25 की, cos 25 की, बराबर। तो वो सब वैल्यू बनाने के लिए फिर उन लोग ने ये सब तरीका सोचा कि भाई चलो ये आर हाइपोटेनस को फिक्स कर ले। हाइपोटेनस को फिक्स किया ना तो तुरंत ये सभी अलग अलग तरीके के ट्राइंगल मिले, और वो सभी अलग अलग तरीके के जो ट्राइंगल है ना, वो हर एक अलग अलग तरीके के ट्राइंगल जो है, ये जो भी अलग अलग तरीके के ट्राइंगल मिले, हाइपोटेनस फिक्स किया ना इसलिए अलग अलग तरीके के उसको ट्राइंगल मिले। यहाँ पे ये वाला, बराबर, फिर ये पॉइंट से ये वाला ट्राइंगल मिला, ये पॉइंट से ये वाला ट्राइंगल मिला, अलग अलग तरीके के ट्राइंगल मिले, बराबर। और वो सभी ट्राइंगल के जो पॉइंट है वो सभी मिल के एक्चुअल में यूनिट सर्कल बना के ही रखा, बना के ही छोड़ा, और बना दिया है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। वी शुड हैव टू लर्न दिस थिंग्स, बराबर। अब वैसे ये सभी चीज़ें मैंने क्या बताया था, इतनी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं, है ना, बट सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। आपको क्या जानना है, तो आपको ये जानना है कि यूनिट सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट है ना वो cos थीटा एंड sin थीटा पॉइंट है। यूनिट सर्कल के अंदर ये जो भी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो सभी का x कोऑर्डिनेट cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट sin थीटा है। और इसको समझाने के लिए बस छोटी ही रिक्वायरमेंट थी, अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा बता दिया होता कि भाई यूनिट सर्कल है, अगर ये यूनिट सर्कल में मैं समझ लो ऐसा ट्राइंगल बना लूँ, तो ये अगर डिस्टेंस r इक्वल टू 1 है, बराबर, और ये अगर थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यूनिट सर्कल ट्राइंगल अगर ओ ए बी है, तो ट्राइंगल ओ ए बी में cos थीटा की वैल्यू होगी cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस 1, सो ओ बी इक्वल टू cos थीटा, आप तुरंत बोलोगे, बराबर। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय cos थीटा, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और वो है 1, सो ए बी इक्वल टू sin थीटा, है ना। तो आप बोलोगे भाई सर ए बी इक्वल टू sin थीटा है एंड ओ बी इक्वल टू cos थीटा है, इसीलिए ये जो एंगल है वो cos थीटा sin थीटा है, खत्म, है ना। ठीक है, चलो, तो ये cos थीटा sin थीटा एंगल पता चल गए भाई अभी पहले। तो ये पहली जानकारी ये थी कि भाई एंगल जितने भी है वो सभी cos थीटा sin थीटा है, बराबर। अब आप दूसरा सर्कल बना लेना, मैं तो इसमें ही डिलीट कर करके चलूँगा, मैं बार बार अलग अलग सर्कल नहीं बनाऊँगा, बराबर। अब ऐसा सोच लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, बराबर। तो पहले ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बराबर, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा भाई, फिक्स पॉइंट पहले ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा भाई, तो इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज़ 1। वाई डिस्टेंस क्या होगा भाई, समझ लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसमें ये समझ लो कोई एक पॉइंट ले लिया उन लोग ने, ये पॉइंट के लिए एक्स डिस्टेंस 1, वाई डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए 1 डिस्टेंस x है, y डिस्टेंस 0 है, क्योंकि y में ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो कम होगा, नेगेटिव होगा। बट ये पर्टिकुलर लाइन के लिए y डिस्टेंस हमेशा ही 0 होता है ना, ये पर्टिकुलर लाइन के लिए y हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे y डिस्टेंस हो गया 0, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरफ ऑपोजिट साइड में क्या होता है भाई, अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है, बराबर, तो हम बोल रहे हैं ना ये 1 2 3 इस तरफ जाएंगे तो, और -1 -2 -3 इस तरफ जाएंगे तो -1 में होगा, तो इस तरफ जाएंगे तो ये अगेन भले ही 1 डिस्टेंस हो, ये भले ही 1 डिस्टेंस हो इतना, बराबर, ये डिस्टेंस भले ही 1 हो बट है नेगेटिव, है ना, गए तो अपोजिट साइड में, इसलिए ये पॉइंट कौन सा बना, तो x कोऑर्डिनेट -1, बराबर, x कोऑर्डिनेट -1 एंड y कोऑर्डिनेट, तो मैंने बताया ना x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होगा, 0, खत्म, ठीक है। अब अगेन ये वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगेन ये डिस्टेंस 1 है, बराबर, क्योंकि यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के अंदर हमेशा ही रेडियस क्या होगा भाई, r इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, r इक्वल टू 1 होगा, रेडियस 1 होगा। तो ये अगेन 1 रेडियस है, मतलब ये डिस्टेंस 1 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0, y कोऑर्डिनेट 1,
ये तो पता ही होगा आपको मेरे ख्याल से। ये जो लाइन है उसमें एक्स डिस्टेंस हमेशा ही जीरो होता है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस इस तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो कम होगा। बट ये पर्टिकुलर वाई एक्सिस वाली लाइन पे हमेशा ही एक्स डिस्टेंस जीरो होगा। वाई डिस्टेंस जैसे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो कम होगा। तो यहाँ पे ऊपर गए हैं वाई डिस्टेंस में, इसलिए वाई डिस्टेंस 1, ठीक है। और वही वाई डिस्टेंस नीचे गए हैं तो वहाँ पे वाई डिस्टेंस -1, एक्स डिस्टेंस 0, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए x 0 है, y -1 है, ठीक है। तो पहली चीज़ इतनी पता होनी चाहिए हमको। दूसरा, तो अगेन आप दूसरा ड्राइंग बनाओ और उसमें आप लिखो ये सब कुछ वापस। मैं तो ये निकाल के ही चालू रखूँगा। दूसरा सर्कल बनाओ और उसमें आप नई जानकारी लिखो, नए पॉइंट लिखो, बराबर। अब एंगल के बारे में फटाफट से जान लेते हैं, क्योंकि एंगल, अगर मैंने पहले ही स्टार्टिंग में एंगल के बारे में ही बताया तो डेफिनेटली एंगल के बारे में पहले सोचना होगा। तो समझ लो ये ओ ए पॉइंट है, तो ओ ए पॉइंट में एंगल कितना होगा भाई, 0 है ना, ये 0 डिग्री है। यहाँ से स्टार्ट करना चालू किया था हमने। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे पहुँचे तो कितना एंगल हो गया भाई, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को मैंने क्या बताया था भाई, क्या ले लो, π/2 है ना, क्या ले लो, π/2। रेडी में लिखते हैं, बराबर। तो कम लिखना पड़ेगा आगे जाके फिर, और हिसाब किताब भी इजी रहेगा। π/2 लिखना, फिर 9π/2, 7π/2, वट सब कुछ भी लिखा है तो उसका हिसाब किताब इजी रहता है रेडियन में एज़ कम्पेयर टू डिग्री, है ना। इसमें देखोगे तो चलो ये π/2, फिर ये पाई, फिर अगेन मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक एंगल पाई 180 डिग्री मतलब पाई, ठीक है, पाई। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा भाई, तो 270 डिग्री मतलब π/2 3 बार है ना। ये एक π/2 है, फिर ये दूसरा एक π/2 है, और ये तीसरा एक π/2 है। यहाँ पे पहुँचने के लिए, यहाँ पर तक पहुँचने के लिए उसने एक π/2 कवर किया, दूसरा π/2 कवर किया और तीसरा π/2 कवर किया। तो फाइनली उसने कवर कितना किया भाई, 90 3 बार मतलब 270 कवर किया। अल्टीमेटली π/2 3 बार है ना, π/2 एंड π/2 3 बार कवर किया, इसलिए 3π/2। क्या लिख सकते हैं इसको, 3π/2। क्या बोलते हैं इसको, 3π/2, ठीक है, 3π/2। ओके, फिर मैंने क्या बताया, अगेन वापस एक बार कवर करो, दूसरा एक π/2 कवर करो, तो कितना हो गया, 4π/2 मतलब 2π, है ना। वैसे ये तो याद ही होगा, पूरा का पूरा एक राउंड घूमने के बाद एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री मतलब 2π। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। तो ये 0 एंगल भी बनेगा, फिर ये 2π, वापस एक चक्कर घूम के आने के बाद ये वापस एंगल बना 2π, है ना। और अभी हम जो घुमा रहे हैं वो सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं भाई, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, फिर अगेन क्या था कि हाँ, एक π/2 घुमा, दूसरा π/2, तीसरा π/2, चौथा π/2, बराबर। और एक π/2 घूमने के बाद क्या होगा, तो π/2 कितनी बार हुआ भाई, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ तक पहुँचने पे हमको मिला 5π/2 पॉइंट। क्या मिला, 5π/2। 5 बार वापस π/2 घूम के आए तो 5π/2। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये भाई एक पूरा चक्कर लगाया हमने, बराबर, 2π तक का, फिर उसमें π/2 ऐड किया, तो इसका हिसाब लगाओगे ना तो आपको यही मिलेगा 5π/2, ठीक है। तो हिसाब किताब तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है। ये तो मुझे आपको अलग अलग तरीके सिखाने थे कि आप ऐसे सोच सकते हो, वैसे सोच सकते हो, कैसे भी सोच सकते हो, बराबर। फिर अगेन यहाँ पे पहुँचने के लिए ये पॉइंट से चालू किया, यहाँ तक पूरे एक चक्कर घूमे, 360 डिग्री हो गया, 2π हो गया, और एक पाई डिस्टेंस तक चले गए। तो कितना हुआ भाई, पहले 2π तक गए थे, यहाँ से यहाँ तक, बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2π गए थे, फिर उसमें और पाई ऐड किया, तो 2π में पाई ऐड किया तो कितना हो गया भाई, 3π। तो ये हो गया पॉइंट अगेन 3π। इस पॉइंट को 3π भी बोल सकते हैं, बराबर। चलो फिर अगेन वही पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा एक चक्कर घुमा दिया, 2π, बराबर। फिर वहाँ पर पाई मतलब 3π, और 3π में और एक π/2 ऐड किया तो हो जाएगा कितना, 3π में π/2 ऐड करने पे हो जाएगा 7π/2। कितना हो जाएगा, 7π/2। तो ये पॉइंट को हम 7π/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 7π/2 भी बोल सकते हैं। ओके देन, और उसमें भी π/2 ऐड किया तो 8π/2 है ना, 8π/2। तो 7π/2 में π/2 ऐड करने पे 8π/2, और 8π/2 मतलब 4π,
तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि ये तो 2 चक्कर घूम के आया भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक 2 पाई एक चक्कर, फिर वापस दूसरा एक चक्कर, मतलब 2 पाई और ऐड कर लिया तो 4 पाई हो गया, बराबर 4 पाई हो गया। बस तो यही तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं हिंट दे दूँ आपको सबको फटाफट से कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी अगर π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 9 π/2, कितना हो जाएगा 9 π/2, और उसमें π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई, बराबर। फिर और एक π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पे हो गया, फिर 11 π/2 हो जाएगा, फिर और एक π/2 ऐड कर देंगे यहाँ पे तो 6 पाई हो जाएगा, बराबर। तो ये सभी जो पॉइंट है ना उसको मैं आपको जनरलाइज बोल दूँ तो यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सॉरी डिग्री नहीं है, बराबर, ये डिग्री नहीं है, डू नॉट राइट इट डिग्री, इसी सभी अगर मैंने लिखा है तो 0 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन। वैसे 0 डिग्री एंड 0 रेडियन बोथ आर सिमिलर, है ना, दोनों एक ही है। 0 डिग्री एंड 0 रेडियन दोनों एक ही बोल सकते हैं। एंड कुछ भी नहीं लिखा है, समझ लो 2 पाई बराबर ऐसा लिख दिया है, तो 2 पाई के ऊपर कुछ नहीं किया है, ऐसा रेडियन नहीं लिखा है या फिर ऐसे सर्कुलर ऐसे सी सिंबल नहीं दिया है, तो आपको हमेशा ही रेडियन समझना भाई, है ना। कभी भी ऐसा लिख दे कि 2, तो 2 डिग्री मत समझना, कभी भी 2 को हमेशा है 2 रेडियन ही समझना, है ना। अगर डिग्री लिखा है तो कंपलसरी उसको ऊपर ऐसे सिंबल देना ही पड़ेगा, बराबर। तो मैंने समझ लो यहाँ पे 0 लिख दिया है तो 0 डिग्री मत समझना, 0 रेडियन ही समझना। बट फिर भी 0 डिग्री एंड 0 रेडियन तो सिमिलर ही होता है, इसलिए कुछ भी लिख सकते हो, 0 रेडियन भी लिख सकते हो, 0 डिग्री भी लिख सकते हो, और 0 ऐसे ही 0 लिख सकते हो, चलेगा, है ना। ये तीनों का सिमिलर मीनिंग है 0 0 0, बस खत्म, उसके पास और कुछ है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो वंस अगेन मैंने क्या बताया था, ये सभी पॉइंट को इन जनरल मुझे रेफरेंस सभी पॉइंट के लिए दे देना है। तो ये 0 है, फिर 2 पाई ऐड किया तो मतलब 2 पाई सर्कल घूम के आया 2 पाई, उसके बाद वापस 2 पाई सर्कल घूम के आया तो 4 पाई, वापस 2 पाई सर्कल घूम के आया तो 6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई, 12 पाई, तो सभी इवन पाई यहाँ पे आ जाएंगे ना, सभी इवन पाई, बराबर। फिर यहाँ पे देखो पाई बना, फिर वापस 2 पाई घूम के वापस वहीं पे पहुँचे 3 पाई, वापस 2 पाई घूम के वहीं पे पहुँचे तो 5 पाई, वापस 2 पाई घूम के आओगे वहाँ पे तो 7 पाई, 9 पाई, ये सभी ऑड पाई है, याद रखना, ये सभी इवन पाई, यहाँ पे सभी ऑड पाई, बराबर, ऑड टाइम्स पाई। फिर यहाँ पे आप देखो π/2, उसके बाद ये 1 π/2 है, उसके बाद 4 π/2 ऐड किया, है ना, 4 टाइम्स π/2 ऐड किया, 2 पाई ऐड करना मतलब कितना हुआ, है ना, ये पॉइंट में से वापस वही पॉइंट पे चलना है, मतलब 2 पाई ऐड करना है, और 2 पाई ऐड किया मतलब आपने अल्टीमेटली 4 टाइम्स π/2 ऐड किया, है ना। तो हर एक बार हम 4 ऐड करते जाएंगे, 1 π/2, फिर 4 ऐड करने पे 5 π/2, फिर अगेन 4 π/2 ऐड करने पे 9 π/2, अगेन 9 π/2 में भी 4 π/2 ऐड करेंगे तो 13 π/2, है ना, 13 π/2, इसमें अगेन 4 पाई ऐड करेंगे तो 13 में सिर्फ 4 ऐड कर दो 17 π/2, तो ये तो चलते ही जाएगा, है ना, ये तो चलते ही जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये इसका जनरल पॉइंट ये वाला हो गया। फिर अगेन नीचे में देखो, इसके लिए जनरलाइज पॉइंट क्या होगा, तो पहले ये 3 π/2 बना, बराबर, 3 π/2 बना, यहाँ से लेके ये π/2 ये 3 π/2 बना, फिर और इसमें 4 टाइम्स π/2 ऐड किया तो 3 में 4 ऐड करने पे 7 π/2, अगेन 7 में 4 ऐड करने पे 11 π/2, इसमें अगेन 4 ऐड करने पे 15 π/2, इसमें अगेन 4 ऐड करने पे 19 π/2, ऐसे चलते ही जाएगा, बराबर। तो ये बातें मैंने जो की ना वो तो एक्चुअल में पॉजिटिव डायरेक्शन से बातें की थी, मैंने स्टार्ट यहीं से किया था ना, ये सभी को यहाँ से स्टार्ट किया, π/2 लिया, फिर इसमें पाई लिया, फिर इसमें π/2 ऐड किया तो 3 π/2 बना और 2 पाई बना, ऐसे सब ऐसे घूमते गए थे हम लोग, बराबर, इस तरह से घूमते गए थे, बराबर। अब चलो उल्टा भी घूम के देख लेते एक बार, तो समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, बराबर, तो ये हो गया 90 एंगल, ये π/2 एंगल तो है बट कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए -π/2। तो यही पॉइंट को या फिर यही लाइन को -π/2 एंगल भी दे सकते हैं, है ना, -π/2 एंगल भी दे सकते हैं। तो मैंने बताया था ना, एक ही लाइन को या फिर एक ही ये जो पॉइंट है उसको दो एक ही लाइन या फिर एक ही जो पॉइंट है उसको दो एंगल दे सकते हैं, 3 एंगल दे सकते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन और कितनी बार चक्कर घूमे हैं वहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही क्वार्टर ऐड किया, एक ही क्वार्टर घूमे और वो भी
नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए उसको दे दिया -π/2 एंगल। तो ये हो गया -π/2 एंगल, ठीक है। फिर और उसमें -π/2 और उसमें π/2 एंगल ऐड किया, तो ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचोगे तो डेफिनेटली पाई हो जाता है ना, π/2 + π/2 पाई, यहाँ से लेके यहाँ पे पाई एंगल, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम नेगेटिव पाई देना पड़ेगा, बराबर। फिर अगेन मैंने क्या बताया था, ये एक π/2 ऐड किया घुमे, फिर दूसरा π/2, ये तीसरा π/2, तो 3 π/2 घुमे, हाँ तो 3 π/2 एंगल है, बट वो भी कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, इसलिए -3 π/2, ठीक है। अगेन और उसमें π/2 घूम के आए वापस यहाँ पे, तो 4 टाइम्स π/2 घूमे हमने, मतलब 2π घुमा, और 2π घुमाया, फिर कौन सी डायरेक्शन में घुमाया, नेगेटिव डायरेक्शन, सो -2π। तो इसके लिए भी फटाफट से मैं रेफरेंस एंगल दे देता हूँ, यहाँ पे -2π, फिर -4π, फिर -6π, है ना, -6π, तो ये चलते ही जाएगा ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, बराबर। वैसे ही यहाँ पे इस तरफ -π, -3π, बराबर, -3π, -5π, -7π, अगेन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता जाएगा, बराबर। ऊपर -3π/2 है। अब यहाँ पे जैसे 4 ऐड करते गए थे हम लोग, 4 ऐड करते गए थे, वैसे वैसे ही ये 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। ये 1 π/2 था, 1 π/2, उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करके -3π/2 बना, फिर -3 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 आएगा ना, -7 π/2, फिर इसमें अगेन 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -11 π/2, बस ऐसे ही घूमते जाएगा ये। तो ये सभी पोजीशन ऊपर वाली है। एंड सिमिलरली नीचे जैसे ये 7 π/2, उसमें 4 सब्ट्रैक्ट किया, 3 π/2, इसमें अगेन 4 सब्ट्रैक्ट किया, -1 π/2, है ना। 3 में 4 सब्ट्रैक्ट करने पे, -4 करने पे -1, उसमें अगेन 4 सब्ट्रैक्ट करने पे -1 में -4 सब्ट्रैक्ट करने पे -5 π/2, तो ये हो जाएगा -5 π/2, फिर -9 π/2, -13 π/2, ये चलते ही जाएगा ऐसे, है ना। तो ये सभी पोजीशन को मैंने आपको पॉइंट के पास डिफाइन करके दे दी, बराबर। ये सभी पोजीशन को आपको पॉइंट के पास डिफाइन करके दे दी मैंने, ठीक है। ओके, चलो कंप्लीटली ये सब चीज़ें परफेक्टली आपकी बुक के अंदर बनानी है भाई, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे, बराबर। ओके, एंड नाउ अब क्या कर रहे हैं कि ये सभी पॉइंट को इन जनरल बोल रहे हैं। चलो इन जनरल ये पॉइंट कौन सा होगा, तो 2π, 4π, 6π, 8π, -2π, -4π, -6π, -8π, ये सभी पॉइंट को एक साथ में होल्ड कर सके वैसा पाई, दैट इज 2nπ, है ना। कौन सा होगा, 2nπ। अब ये 2nπ क्यों लिखा मैंने, सोचो 2nπ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि n की अलग अलग वैल्यू, n की अलग अलग z में से उठा के वैल्यू रखो इसके अंदर, यू विल गेट ऑल दिस पॉइंट। समझ लो n = 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 2 × 1π, दैट इज 2π, फिर n = 2 रखा तो 2 × 2 = 4π, n = 3 रखा तो 2 × 3 = 6π, 5 रखा तो 2 × 5 = 10π। ये सभी -1 रखा तो 2 × -1, दैट इज -2π, -2 रखा तो -4π, -3 के लिए -6π। सो यू कैन सी ईच एंड एवरी पॉइंट कैन बी कंसिडर, ये सभी रेफरेंस पॉइंट कैन बी कंसिडर बाय यूजिंग दिस जनरलाइज पॉइंट 2nπ, ठीक है। तो इन जनरल इसको 2nπ लिखते हैं हम लोग, इन जनरल इसको लिखते हैं 2nπ, ठीक है। 2nπ, थीटा = 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ठीक है। और यहाँ पे एवरी ऑड नंबर ऑफ पाई है ना, एवरी ऑड नंबर ऑफ पाई, तो उसको याद रख लो पहले, अभी फिलहाल तो 2n + 1π या फिर 2n - 1π, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, है ना। 2n + 1π या फिर 2n - 1π, दैट इज अवर थीटा, ठीक है। दोनों में से कोई भी, किसी में भी आप n की अलग अलग वैल्यू रखोगे ना, तो यू विल गेट दिस वन। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 2n + 1π भी यूज़ कर सकते हो, 2n - 1π भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट के लिए। इफ़ यू पुट n = 0, यू विल गेट पाई, n = 1 रखने पे 2 + 1 3π, n = 2 रखने पे 2 × 2 = 4 + 1 5π। यू कैन पुट एनीथिंग, है ना। आप अलग अलग n की वैल्यू रखोगे z में से, माइनस की वैल्यू भी रखोगे, प्लस की वैल्यू भी रखोगे z में से, यू विल गेट ऑल दिस पॉइंट, है ना। आपको सभी ये पॉइंट मिल जाएंगे, आइदर इसमें रखो या फिर इसमें रखो, ठीक है। ओके, फिर इसके बारे में देखते हैं। चलो, तो
यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू, चलो मैं फटाफट से इसको लिख ही देता हूँ, ये हो गया 4n + 1 π/2 बराबर, n बिलोंग्स टू z। इसको याद रख लो पहले, अभी फ़िलहाल याद रख लो। और इसके लिए थीटा इक्वल टू 4n - 1 π/2 n बिलोंग्स टू z बराबर। तो इसको याद रखो पहले, ये चारों पोजीशन को याद रखो पहले बराबर। अब ये वाला एंगल 4n + 1 π/2 कैसे बना, ये -4n - 1 π/2 कैसे बना, फिर ये 2n π, ये 2n + 1 π या फिर 2n - 1 π कैसे बना। वैसे उसके लिए भी लॉजिक है बराबर, डेफिनेटली उसके लिए भी इन जनरल आप कैसे बना सकते हो उसके लिए भी लॉजिक है। ऐसा नहीं कि लॉजिक के बिना सब कुछ ऐसे ही क्रिएट करके रख दिया। आप n = 1 2 3 4 रखने पे ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे, वो तो सही है। चलो यहाँ से लेके यहाँ से इस तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरफ से ये सभी पॉइंट को इन जनरल बनाने में दिक्कत हो सकती है ना। तो मैं एक इसके लिए बनाने का तरीका दिखा देता हूँ, फिर आपको कुछ भी कहीं पे भी अप्लाई करना हो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, समझ बराबर। तो ये देखो कि -3 π/2 +π/2 +5 π/2 ये फिर 9 π/2, ये सभी पॉइंट है बराबर। इन जनरल ये सभी पॉइंट है, इन जनरल इसको बनाना है। तो इसमें फिक्स क्या है अभी, π/2 फिक्स है सभी में, है ना। आप देख सकते हो सभी में π/2 तो फिक्स ही है। और π/2 के मल्टीपल में जो है ना वो क्या क्या है, -3 है, फिर 1 है, 5 है, 9 है, ये सभी मल्टीपल है बराबर। तो मुझे सिर्फ इसको ही इन जनरल में सोचना है, सबके साथ मल्टीपल में तो π/2 ही है ना। तो ये जो है इसको इन जनरल क्या सोचूंगा, तो इसको मैंने बताया ना 4n + 1 बस वही, बट कैसे। तो ऐसा सोचो कि जब भी पहले इस तरह के फॉर्मेट में जहाँ पे ये सभी पॉइंट के बीच में फिक्स डिस्टेंस हो, मतलब AP में हो, ये सभी पॉइंट किसमें हो, AP में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो सबके बीच में 4-4 का डिस्टेंस है, 4-4 का गैप है, ये सभी पॉइंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी सभी पॉइंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, सभी नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और आपको इन जनरल बनाना हो, तो क्या सोचो कि पहले ये 4 जो गैप है ना उसको लिख लो, फिर n है ना, 4n 4 × n, फिर बाजू में आप कोई भी इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, इसमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। 4n + 1 अगर समझ लो मैंने इसको लिखा तो 4n + 1 हो गया। समझ लो मैं 5 लिख रहा हूँ तो 4n + 5 हो जाएगा। अगर मैं समझ लो 9 यूज़ कर रहा हूँ तो 4n + 9 बराबर। फिर 4n+ अगर आगे वाला लिखूंगा तो 13, अगर आगे वाला सोचूंगा तो 13। अगर मैं समझ लो इसको भी लिख रहा हूँ तो भी चलेगा, 4n - 3 बराबर। फिर इनटू क्या है π/2, तो सभी के बीच में बाजू में π/2 है। तो ये सभी इन जनरल के फॉर्मेट है, इसमें से कोई भी ले सकते हो आप, इसमें से कोई भी इन जनरल के फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ इसी को यूज़ करना है, बट बहुत सारे हैं तरीके इन जनरल बनाने के, इसीलिए हम कोई भी एक फिक्स कर रहे हैं। और बेसिक वाला कौन सा फिक्स करेंगे, जिसमें कम से कम और सबसे ईजीएस्ट नंबर हो। तो 1 सबसे ईजीएस्ट एंड कम से कम नंबर है, तो वही रखा हमने। 4n + 1 π/2 को इन जनरल फॉर्मेट में पसंद किया है ना। वैसे है तो बहुत सारे, पर इसको हमने पसंद किया बराबर, ठीक है। तो जैसे इसको तो आपको इसके लिए आपको कैसे बनाना है वो पता चल गया, बट समझ लो यहाँ पे मैंने 2-2 बनाया ना, इसीलिए बनाया 2-2 कि दोनों में 1 और -1 दोनों में इजी ही है, इसीलिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा सोच लिया। समझ लो इसको ही बनाते हैं, चलो 1 3 5 -1 -3 -5, तो ये हो गया समझ लो -5 π -3 π -π +π 2 π 3 π, हाँ बराबर, सॉरी -3 π, ये 3 π है, ये 5 है, सभी ऑड नंबर ऑफ पाई है बराबर। ओके, तो पाई फिक्स है सब में, और यहाँ पे नंबर क्या है पे -5 -3 -1 1 3 5 ऐसे बराबर, सभी ऑड नंबर है। तो सभी के बीच में 2 2 का गैप है, देखो सभी के बीच में 2 2 का गैप है बराबर, सब में 2 2 का गैप है। तो मैंने क्या बताया था, जितना गैप है उसको लिखो, फिर n लिख दो। फिर बाजू में क्या करो, मैंने क्या बताया, बाजू में कोई भी नंबर यूज़ करो, 1 3 5, बाजू में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो आइदर यू कैन यूज़ -5, और फिर 2n - 3 यूज़ कर सकते हो, 2n - 1 भी बना सकते हो, 2n + 1 2n + 3 2n + 5। और मैंने क्या बताया था कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे इजी वाला लेना चाहिए। तो सबसे नंबर छोटा वाला तो ये भी है और ये भी है, इसलिए मैंने दोनों पसंद किए, बाकी किसी को पसंद नहीं किया।
अब ये दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, ऐसा बोला मैंने, बराबर। इनटू पाई, तो सबके दोनों के बाजू में पाई, बस 2n-1 पाई इन और 2n+1 पाई, दोनों में से कोई भी इन जनरल ले सकते हो, है ना। तो ये हो गया इन जनरल ये सबको बनाने का तरीका, ठीक है। बस तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं, और बाकी है यूनिट सर्कल के बारे में और जानकारी बाकी है, बट फिर भी आज मैंने इतना ही बताया ताकि इतना पहले कवर करो, इसको सोचो, इसको समझो, इतना लिख लो, फिर कल वापस लिखेंगे कुछ नया, वापस सोचेंगे कुछ और ऐसे रूल सोचने हैं, और इन जनरल तरीके बताने थोड़े बाकी है, ठीक है। ज़ीरोज़ लिखने हैं, सबके लिए अलग अलग वैल्यू है, तो वैल्यू के हिसाब से वो पॉइंट कौन सा होगा, उसके लिए थीटा क्या बनेगा, वो थोड़ी बहुत जानकारी बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इतना, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इतना ही बस आपकी फेयर बुक में परफेक्टली लिखना है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर दो, ऐसा है तो कॉल कर दो, ऐसा है तो मैसेज का अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो कॉल कर दो, कोई बात नहीं, है ना, ताकि तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।